हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चंस कौन से चल रहे हैं? तो फिलहाल चैप्टर 2 के क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप सभी को पता है। 12th के चैप्टर 2 के। और कौन बच्चे इनको कर सकते हैं? तो जो बच्चे नीट के लिए, जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th में अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो भी इसको कर सकते हैं। लेकिन ये खास सीरीज जो है उन बच्चों के लिए है जो नीट और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चों। स्पेशल है बस एकदम, बस आपको बता दें। इसमें क्या कराया जाता है, तो हर चैप्टर के आपको बेस्ट से बेस्ट 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। वो कहने के लिए 100 क्वेश्चन है, लेकिन एक एक क्वेश्चन में एक एक दो दो तीन तीन पार्ट भी हो सकते हैं, तो वो 150 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए, तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपने वहाँ पढ़ रखा है, यहाँ पे बस क्वेश्चन लगाइए और क्वेश्चन करते चले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, करते हैं शुरू। कहाँ तक हो चुके थे हमारे? तो ये क्वेश्चन 92 पे हम पहुँच चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है। 92 में देखो दो पार्ट दिए हुए हैं ना, ये दोनों पार्ट जो हैं ये 2024 के जेई मेंस वाले पेपर में आए हुए हैं। ये दोनों पार्ट 2024 के जेई मेंस वाले पेपर में आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, चलो दोनों को करते हैं। ये एक क्वेश्चन नहीं, ये दो क्वेश्चन है। चलिए सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का ए पार्ट। सवाल पढ़ते हैं क्या दिया है। देखो इसने बोला है इसमें, ए कैपेसिटर हैज एयर एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जी एक एक लाइन को पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, उसके अंदर एयर भरी हुई है। मीडियम में, मीडियम की जगह कौन भरा हुआ है? एयर। और इसका प्लेट्स का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, दे आर 0.6 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों प्लेट्स के बीच में 0.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ओके, यहाँ तक लाइन ये का ही है। देखो ये यहाँ तक पढ़ लो, मैंने डायग्राम बना दिया। ठीक है, आगे पढ़ो। वैन ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैविंग एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्लैब को लिया जिसका एरिया वही है जो प्लेट्स का है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो ये रहा। एंड थिकनेस दे रखी है 0.6 सेंटीमीटर थिकनेस। 0.6 सेंटीमीटर थिकनेस is inserted between the plates, comma one of the conducting plate has to be moved by 0.2 centimeter to keep the capacitance same as in previous case। अब इन्होंने ये बोला कि इसके अंदर एक स्लैब डाल दिया हमने, तो डाल दिया, और इसकी एक प्लेट को खिसका के थोड़ा आगे ले गए। कितना? 0.2 सेंटीमीटर इसको खिसका दिया। और जो स्लैब डाला है वो 0.6 सेंटीमीटर का डाला है। जो प्लेट्स के बीच का पहले एरिया था, पॉइंट पहले डिस्टेंस थी जो प्लेट के बीच में, अब एक प्लेट यहाँ है, ये रही, ये बीच में डाल दिया आपने स्लैब, ये रहा। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिया नहीं, पूछा होगा शायद, तो के। और एक प्लेट ये थोड़ी और आगे खिसका दी, नहीं तो अगर तो प्लेट ये यहीं पे होती तो ये स्लैब दोनों प्लेट्स के बीच में बिल्कुल फिट हो जाता, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.6 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर का स्लैब है। लेकिन हमने एक प्लेट को, अगर स्लैब को इसमें डालते तो पूरा फिट हो जाता, लेकिन हमने एक प्लेट को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। हमने एक प्लेट को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। कितना आगे बढ़ाया है? 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है, यहाँ तक का हो गया, ये बोला यहाँ तक 0.2 सेंटीमीटर, टू कीप द कैपेसिटेंस, टू कीप द कैपेसिटेंस सेम एज द प्रीवियस केस। जो कि पहले केस में कैपेसिटेंस है, प्लेट को आगे बढ़ाने के बाद दूसरे केस में भी कैपेसिटेंस सेम रहा, मतलब C1 और C2 इक्वल है। तो आगे देखो क्या बोला है इसने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब K बताओ। तो बता देंगे यार, बहुत आसान है। पहले C की वैल्यू निकाल लो, जब एयर भरी हुई थी और दोनों के बीच में गैप था 0.6 सेंटीमीटर, उस टाइम पे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी
डी कितना है 0.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 10⁻²। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो, अब C2 निकाल लो। जब आपने इसके अंदर स्लैब डाल दिया, अब स्लैब डालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? याद करो, 2 प्लेट, बीच में स्लैब, प्लेट्स के बीच का गैप है D, और स्लैब की थिकनेस है T, और स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो इनके बीच में आप स्लैब डालते हैं तो C की वैल्यू आ जाती है ε0A/D, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप, माइनस T स्लैब की थिकनेस, और प्लस T/K स्लैब की थिकनेस बटे में K। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लिख लो इसको, याद होना चाहिए आपको। जब भी दो प्लेट्स के बीच में आप पूरे में भरोगे तो फॉर्मूला कुछ और होता है। क्या होता था? अगर स्लैब पूरे में भर दिया आपने यहां से यहां तक, दोनों प्लेट्स के बीच में पूरे में अगर भर दोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो फिर तो इसका जो C होगा वो फॉर्मूला होगा K∈A/D। D क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच का गैप, और A क्या है? एरिया, और K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पूरे में भरोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन पूरे में नहीं भरोगे, बीच में कहीं पे स्लैब डालोगे थिकनेस जिसकी T है, तो फिर ये फॉर्मूला। अब हमें तो यहाँ पे ये वाला लगाना पड़ेगा ना, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे में नहीं भर रखा, प्लेट थोड़ी सी आगे है, 0.2 सेंटीमीटर आगे खिसका दी हमने, तो पूरे में नहीं भर रखा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा। चलो वही लगा रहा हूँ, लिख लो पहले इसको। लिख लिया? साथ साथ ट्राई किया करो। चलो हटाता हूँ। अब यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, इसका C2 निकालते हैं। तो सर ε0A में इनके बीच का डिस्टेंस पूरा 0.8 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लेंगे, लेकिन बाहर कर देंगे मल्टी, माइनस में। फिर स्लैब की थिकनेस 0.6, फिर प्लस T/K। T क्या है? स्लैब की थिकनेस 0.6 और बटे में K। ये आ गया इसका C2। और एक काम और करो, पूरे के मल्टीप्लाई में 10⁻² से मल्टीप्लाई करो, जिससे 0.8 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज हो जाएगा, 0.6 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज, यहाँ पे भी 0.6 सेंटीमीटर है, मीटर में, तीनों एक साथ मीटर में चेंज हो गए। यहाँ पे 10⁻² आना चाहिए था सेंटीमीटर से मीटर में, यहाँ पे भी 10⁻² आना चाहिए था, और यहाँ पे 0.6 के साथ भी 10⁻² आना चाहिए था। पूरे का कॉमन ले लिया एक साथ। अब क्या कह रहा है कि पहले केस में C1, मतलब पहले केस में जो कैपेसिटेंस है C1, और बाद का जो कैपेसिटेंस है C2, ये बदले नहीं, मतलब बराबर रहे। तो पहले केस वाले को ε0A/0.6 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू, यहाँ पे ε0A/ ये रहा, देखो 0.8 माइनस 0.6 तो बचा 0.2 इंटू, और प्लस में 0.6 बटे में K, और इंटू में 10⁻²। कट गया, ε0 से ये कट गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0.2 प्लस में 0.6 बटे K इक्वल्स टू में 0.6, इसे उधर लेके जाओ, 0.6 बटे में K, 0.6 माइनस 0.2 तो 0.4 बचा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये अपॉन में चला जाएगा, तो K इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके वन नीचे मान के, तो ये आ जाएगा 4K इज इक्वल टू 6, तो K इज इक्वल टू 6/4, आंसर आ गया 3/2। दैट इज, यही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या? आंसर को कैलकुलेट करना, है ना? यही तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आंसर कैलकुलेट करना। मेरे ख्याल से बढ़िया से समझ में आ गया होगा आपको, आसान सा सवाल था। ठीक, लाइन बाय लाइन लिखते जाइए, ड्रॉ करते जाइए फिगर को ड्रॉ करना जरूरी है। लाइन फिगर ड्रॉ, लाइन फिगर ड्रॉ, और उससे रिलेटेड फिगर ना हो तो उससे जो लाइन पढ़ी उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन को लिखते जाइए।
जैसे जैसे आप ये काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो फिर ये काम ना अपने माइंड में भी कर लोगे आप लोग। फिर लाइन लिखी, आपने पढ़ी, तो तुरंत आपने दिमाग में अपने स्टोर कर ली वैल्यू, इस लाइन में ये चीज़ दी। तो इस तरीके से वो फिर शॉर्टकट्स की फीलिंग आने लगेगी। हमें शॉर्टकट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट्स आते हैं प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करते जाओ, शॉर्टकट्स अपने आप आने शुरू हो जाओ। चलो लिखो इसको, ठीक है, हटा दो। सेकंड पार्ट करते, ऑप्शन देख लो इसका कौन सा बैठ गया। 3/2.1.5 ये बैठ गया, डी, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये 2024 में क्वेश्चन आया था, बड़ा आसान, कुछ नहीं। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर बी, बी पार्ट इसका, ये भी 2024 के पेपर में ही आया, इसे भी पढ़ो। मैंने दोनों को एक क्वेश्चन में डाल दिया, वैसे ये ए और बी पार्ट में नहीं था, ये क्वेश्चन अलग था, ये अलग था, है दोनों 2024 के। ये भी जेई मेंस 2024 का ही क्वेश्चन है, और ये भी जेई मेंस 2024 का। तो जो जेई मेंस वाले और नीट वाले बच्चे हैं वो इस पूरी सीरीज को करें, बहुत फायदा मिल, फायदा नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ आपकी फिजिक्स की टेंशन खत्म है, फिजिक्स की टेंशन खत्म अगर इसके सारे सवाल लगा लिए तो। चलो आगे बढ़ो, बढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव सेम कैपेसिटेंस सी, वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल वी एंड अदर टू द पोटेंशियल 2 वोल्ट। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सब दोनों का सेम है। वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल वी, एक को चार्ज किया गया वी तक एंड दूसरे को 2v तक। नेगेटिव एंड्स ऑफ बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर, द नेगेटिव एंड्स ऑफ बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर। When the positive ends are also joined together, the decrease in energy of the combined system is। देखो होता क्या है, पहला एक कैपेसिटर है साहब, सी है, ठीक है, उसको आपने V पोटेंशियल, वन ऑफ दैम इज चार्ज टू पोटेंशियल V, एक जैसे कैपेसिटर से, ठीक है, दूसरा भी सी है, उनमें से एक को V वोल्टेज तक चार्ज कर दिया और दूसरे को 2V वोल्टेज तक कर दिया। चलो कर दिया, अब इसकी नेगेटिव प्लेट और इसकी नेगेटिव प्लेट आपस में मिला दी। चलो ये कहा देखो, यहाँ पढ़ते जाओ, द नेगेटिव एंड ऑफ बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर, नेगेटिव एंड्स को आपस में मिला दिया। व्हेन द पॉजिटिव एंड्स आर ऑल्सो जॉइंट, पॉजिटिव वालों को मिला दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव इनको भी मिला। तो आपको पता है ना ये सवाल किसका बन गया, ये सवाल बन गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। भाई ऐसा होता है कि एक कैपेसिटर पे वो V1 वोल्टेज है, दूसरे कैपेसिटर पे V2 वोल्टेज। अब उनमें से जिस पे ज़्यादा है, अगर उन दोनों को आपस में जॉइन करोगे पैरेलल में, दोनों प्लेट्स को मिलाओगे, तो जिनमें जिस पे ज़्यादा पोटेंशियल है ना, हमेशा वो कैपेसिटर अपना चार्ज दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा। तो देखो इन दोनों में से ज़्यादा पोटेंशियल किसके पास है, इसके, तो ये अपना चार्ज इसको ट्रांसफ़र करेगा। और कब तक करता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बच्चों सेम ना हो, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम। मान लो इसका पोटेंशियल भी V0 हो गया और इसका भी V0, तब चार्ज चलना बंद हो जाएगा। अभी तो चार्ज चलेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल, दोनों का, क्योंकि एक कैपेसिटर चार्ज दे रहा है, जैसे ये वाला कैपेसिटर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ये चार्ज दे रहा है, इसको दे रहा है, लगातार दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, तो इस पे से चार्ज जा रहा है तो इसका पोटेंशियल तो कम हो जाएगा, और इस पे चार्ज पहुंच रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, वो सिचुएशन हमें देखनी है कि जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज का चलना बच्चों बंद हो जाएगा, चार्ज चलना बंद। बताओ समझ में आई कि नहीं, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। और आपको बता दें इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का हमेशा लॉस होता है। उस लॉस को निकालने के लिए आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू को निकालने के लिए 1/2 C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 वोल्टेज का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। जब भी एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज सप्लाई होगा तो इस प्रोसेस को बोलोगे आप रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी का लॉस, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है इस प्रोसेस के ड्यूरिंग। तो वो एनर्जी कितनी लॉस होती है ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते। अब इन्होंने शायद यही तो पूछा है, देखो इन्होंने पूछा द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम, इस सिस्टम की कितनी एनर्जी डिक्रीज हो गई। अरे जितनी एनर्जी का लॉस हो गया वो डिक्रीज हो गई। मान लो पहले 100 जूल एनर्जी थी पूरे सिस्टम पे, दोनों पे मिला के, अब उसमें से 20 जूल लॉस हो गई, तो वो डिक्रीज कितनी है, वो 20 जूल लॉस हो गई। पहले 100 थी और उसमें से 20 जूल लॉस हो गई, तो डिक्रीज कितनी हो गई, तो डिक्रीज हो गई 20 जूल। अरे जो लॉस हुआ वो डिक्रीज ही तो है, वो डिक्रीज है, तो हमें डेल्टा यू ही निकालना है। चलो ठीक है, डेल्टा यू निकाल लेते हैं। अच्छा इसका एक फॉर्मूला और याद करो, ये भी था कॉमन पोटेंशियल का। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, पहले दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है लेकिन कुछ देर बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। वो सेम पोटेंशियल अगर निकालना चाहते हो उसके लिए फॉर्मूला है C1 इंटू वी वन प्लस C2 इंटू वी टू बटे C1 प्लस C1 कितना है C इंटू में V1 कितना है, इसका पहले पोटेंशियल V प्लस C2 C और V2 2V और बटे में C प्लस C 2C, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ये बन गया CV 2CV 3CV और बटे में 2C, C से C कट गया, आंसर आ गया 3V/2। लेकिन कॉमन पोटेंशियल पे सवाल नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है एनर्जी लॉस पे, तो भाई साहब एनर्जी लॉस भी निकाल देंगे, ये कौन सा कोई बहुत बड़ा काम है, निकाल लेंगे। हटा दूँ थोड़ा सा, जगह कम सी बच रही है, हटा देता हूँ, लो नोट कर लो, हटा दूँ, चलो। हम्म अरे क्या है यार, हटा हटा, लॉस ऑफ एनर्जी निकालना, डेल्टा यू लॉस ऑफ एनर्जी हाफ C1 इंटू C2, पहला कैपेसिटर C दूसरा भी C, तो C1 इंटू में C2 C इंटू C बटे C1 प्लस C2 तो C प्लस C, ठीक है, इंटू में V1 माइनस V2, V1 पहले की वोल्टेज और दूसरे की वोल्टेज, तो V1 V माइनस में 2V और उसका स्क्वायर, तो हाफ C इंटू C स्क्वायर बटे में 2C इंटू में V माइनस 2V, तो माइनस का V और उसका स्क्वायर बचा, एक C से C कट गया बच्चों, 1/2 इंटू 2 4 हो गया, और ये आ गया माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो CV स्क्वायर आ गया, आंसर आ गया 1/4 CV स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। कितने आसान है, कितना आसान है नहीं आसान, आ गया बढ़िया से समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे चलो, देखते हैं क्या दिया है। इसमें भी दो पार्ट कर रखे हैं मैंने, दो दो पार्ट में करके आए हैं ये पूरे कंप्लीट, तो आ नहीं पा रहे थे ये, दो पार्ट में तो कंप्लीट करके निकाल लिया, पूरे हो गए कंप्लीट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 का ए पार्ट, जरा पढ़ते हैं क्या दिया है। एक कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस हुज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 10 mm, एक कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच का गैप है 10 mm, और थ्रू एयर मतलब बीच में एयर भरी हुई है, एयर भरी हुई है दोनों प्लेट्स के बीच में, एंड ईच प्लेट एरिया, प्लेट का एरिया है 4 सेंटीमीटर, ये प्लेट्स का एरिया है, ओके। इज नाउ फिल्ड इक्वली विद 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसके अंदर 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिए इक्वली, जैसे आधे में ये भर दिया आधे में ये भर दिया, ठीक है। तो और फिर उनके बीच में नया फोर्स जो लग रहा है वो 8 न्यूटन का दिया हुआ है। देखो आपको मैं बताऊं इस क्वेश्चन में ना मुझे एक गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ लग रही है, इन्होंने यहाँ पे दिया
देखो पढ़ो पहली लाइन कि एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड है, उस कैपेसिटर का सी कितना दे दिया 10 माइक्रोफैरड, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस है। हुज प्लेट्स, जिसकी प्लेट्स सेपरेटेड बाई 10 mm हमने बना दी, ठीक है, थ्रू एयर, एयर उसके बीच में भरी हुई है। ईच प्लेट हैज़ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, हर एक प्लेट का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे आगे का क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे। नाउ इज फिल्ड, नाउ इज फिल्ड मतलब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरेंगे, उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन दे रखी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन ही गलत लग रही है। क्या प्लेट्स का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक बात, इनके बीच में प्लेट्स के बीच में गैप 10 mm है और बीच में एयर भरी है, और इसका कैपेसिटेंस दिया है 10 माइक्रोफैरड। भाई साहब इसका कैपेसिटेंस तो 10 माइक्रोफैरड बैठ ही नहीं रहा है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, अगर बीच में एयर होती है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एरिया है, एरिया दे रखा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, और अपॉन में 10 mm 10 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अगर मैं इससे इसको काटूँ, यहाँ बचेगा 10 की पावर -1 -12, तो ये बन गया 8.85 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -30। नहीं, एक और गया है यहाँ, एक और जाएगा, -2 -14 बचेगा, ये वाला 10 भी तो जाएगा ना, ये बचा जी। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करके देखी जाए, 8.85 की मल्टीप्लाई करके देख लें अगर, तो 8.85 इंटू में 4, ये बन गया 35.4, 35.4 इंटू 10⁻⁻40 फैरड। अब इन्होंने दे रखा है 10 माइक्रोफैरड, तो बात कुछ हजम नहीं हो रही। इस क्वेश्चन को मैंने जहाँ पर भी और भी जगह देखा, और कुछ किसी ने कुछ भी नहीं बताया, कुछ पता नहीं क्या कर रखा किसी ने, बस आंसर ला रखा है। भाई मुझे तो ये बात हजम हो नहीं रही कि ये क्वेश्चन, बाकी मैं इसके बारे में पता लगा के आपको जरूर बताऊँगा। हो सकता है मेरे सोचने में कहीं पे कुछ भूल रह रही हो, लेकिन जहाँ पे मैंने इनके सॉल्यूशन देखे हैं, नेट पे भी चेक किया कि किसी ने कुछ सही कर रखा हो तो किसी ने कुछ नहीं कर रखा, सब अनाप शनाप गलत सलत कुछ नहीं पता। एप्सिलॉन नोट ए और डी, जब ये ए दे दिया डी दे दिया, तो फिर इनका यूज़ ही नहीं कर रखा उन्होंने कहीं पे, और ये फिर सी क्यों दे दिया, कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये सही है या गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती ये सही है या गलत है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। दो आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स हैं, ये रहा जी एक, ये है दूसरा, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, are suspended by string of equal lengths. The strings makes an angle q with each other. Strings makes an angle q with each other when suspended in water and angle remains same. Density of material of the sphere is dielectric constant of water will. ओहो, ये तो बच्चों मैंने आपको इस टाइप का सवाल करा रखा है। कहाँ करा रखा है? ये करा रखा है मैंने, ये बेसिकली कैपेसिटर का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये तो करा रखा है मैंने, ये क्वेश्चन है आपको, और आप उसमें वीडियो में जाके देख भी सकते हैं, पिछले चैप्टर में जो बेस्ट 100 क्वेश्चन कराए गए थे आपको, उनमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था। इस तरीके से दो स्फीयर्स को चार्ज दे दिया, और चार्ज दे के उनको एक रस्सी से एक को बांध दिया, दूसरी रस्सी से दूसरे को एक ही पॉइंट पर बांध दिया, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, इनके बीच का एंगल दे दिया, यहाँ क्यू दे रखा, क्यू नहीं, ये थीटा, थीटा मान लेना आप, या 2 थीटा मान लेना था। एंगल ये क्यू नहीं है, ये 2 थीटा कह देना, इस तरीके से एंगल। तो ये पूरा सवाल वहाँ पे करा रखा है मैंने, ठीक है। इसको अगर उसके अंदर डालेंगे वाटर के अंदर,
तो भी ये एंगल चेंज नहीं होता। तो एंगल क्यों नहीं चेंज होता, वहाँ पर पूरा रीज़न दे रखा, पूरा सवाल सॉल्व करा रखा। बेसिकली ये इस चैप्टर का है ही नहीं, ये पिछले चैप्टर का है, तो वहाँ से आप इसको जाके देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। 94 में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 94 में, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है क्या, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन 5 m। चलो जी पढ़ते हैं जरा क्या दिया है। कुछ सवाल इसमें बीच बीच में एक दो दूसरे चैप्टर के डाल दिए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट के बीच का सेपरेशन 5 mm है। तो जी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपको 5 mm दे दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। इज चार्ज्ड अप टू ए बैटरी, एक चार्ज बैटरी से चार्ज किया गया। इट इज फाउंड दैट द इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस 2 mm, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक शीट डाल दी गई, तो बैटरी से चार्ज कर दिया गया। ठीक है, चार्ज करने के बाद ये काम किया इन्होंने। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन 5 mm इज चार्ज्ड अप टू ए बैटरी, एक बैटरी से इसको चार्ज कर दिया गया। ठीक है, बैटरी लगा के हमने चार्ज कर दिया। ठीक है, और फिर इन्होंने कहा इट इज़ फाउंड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस टू while keeping the battery connection intact, अच्छा, the capacitor draws 25% more charge from the battery, मतलब चार बैटरी को इन्होंने लगे रहने दिया और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसकी थिकनेस है 2 mm। चलो ठीक है, जब जैसे ही इसको इसको अंदर डाला तो इसने बैटरी से और चार्ज खींच लिया। पहले इसके अंदर चार्ज कितना था उसे दूसरे केस में लिखूंगा मैं। देखो पहले तो अलग कर लेता हूँ, फिलहाल आपने इसको बैटरी से लगा रखा है बच्चों, ये लगा रखा है। मान लो V वोल्ट की बैटरी है, तो V वोल्ट की बैटरी है तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, Q बराबर C/V। हाँ आ जाएगा। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है ε0 A/d, डी दे रखा है, एरिया है। चलो, तो इसके पास पहले चार्ज इतना है पहले केस में, बैटरी से के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप 5 mm है। ठीक है, और फिलहाल इसने बैटरी से चार्ज खींच लिया Q, इसके ऊपर चार्ज आ गया Q, तो Q बराबर कहाँ से निकाला जा सकता है, C/V से। तो इस Q की वैल्यू आ गई C/V, C हो गया ε0 A/d और इनटू में वोल्टेज हो गई V। चलो ठीक है, अब इन्होंने ये कहा इससे आगे कि हमने बैटरी लगे लगे इसके अंदर, कोई बैटरी लगी हुई है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसकी थिकनेस 2 mm की, एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसकी थिकनेस 2 mm की। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इसने कैपेसिटर ने बैटरी से 25% मोर चार्ज फ्रॉम बैटरी, इस द कैपेसिटर ड्रॉज, कैपेसिटर ने और चार्ज खींचा बैटरी से, बैटरी से और चार्ज खींचा कितना, जितना पहले था उससे 25% मोर चार्ज, और चार्ज 25% और ज़्यादा खींच लिया। तो भाई साहब पहले चार्ज क्यों था, अब यहाँ पे इस पे चार्ज कितना आया होगा, 25% मोर। तो 25% मोर का मतलब समझ रहे हो, अगर Q है तो 25% कितना होता है Q का, Q/4, वो और ऐड कर दो इसमें, तो टोटल चार्ज अब इस पे कितना हो जाएगा, 5Q/4। तो अब इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया 5Q। तो इसने पहले इस पे चार्ज Q था और अब इसने 5Q/4 चार्ज और ले लिया। ठीक है, तो अब इस पे नया चार्ज हो गया 5Q/4। अब इन्होंने पूछा है तो बताओ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K की वैल्यू बताओ। चलो बता देंगे। अच्छा पहले इसका कैपेसिटेंस कितना था, अगर इसका चार्ज निकालें, चार्ज निकालो आप C से,
अब चार्ज निकालो आप फिर से सी से, क्योंकि वोल्टेज तो वही की वही है ना। एक काम करो आप यहाँ पे इसको हटा के देखो, सुनो, पहले इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी है। तो अब इस पे चार्ज कितना आएगा, Q बराबर C इंटू, वोल्टेज तो वही है बैटरी की। अब सुनो, ये इस केस में अब इस पे नया चार्ज जो आएगा न्यू, वो कितना आएगा, वो आया 5Q/4, और हमारे हिसाब से वो कितना होना चाहिए, Q बराबर C और V, लेकिन अब इसका C बदल जाएगा। अब इसका C नहीं होगा, C डैश होगा। क्यों, पहले इसका C था कैपेसिटेंस, अब होगा C डैश। अब तो आपने इसके अंदर ये डाल दिया ना, तो C डैश की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ। तो 5Q/4 इक्वल्स टू C डैश की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/D, नहीं, एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस D कितना था इसका, यहाँ से यहाँ तक का, ये फॉर्मूला लगाएंगे, D माइनस T प्लस T/K, ये आएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई, और इनटू में भी वोल्टेज। एक इक्वेशन यहाँ से भी बनी थी, Q बराबर C की जगह यहाँ तो एयर थी, एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू, ये एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से Q की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते, Q की वैल्यू उठा के यहाँ, इधर वाला पोर्शन हटा रहा हूँ थोड़ा, ये Q की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो। चलो, तो यहाँ 5/4 इंटू में Q की जगह एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू में V, Q की जगह ये लिख दिया, इक्वल्स टू में उधर की साइड एप्सिलॉन नॉट A और बटे में D माइनस T और प्लस T/K। लो जी, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कट गया, और V भी था यहाँ, V से V कट गया, ये बचा यहाँ 5/4D इक्वल्स टू, इधर बचा 1 बटे में D माइनस T प्लस T/K। अब सुनो, 5/4D क्या था, इनके बीच का गैप, वो कितना दे रखा था, वो दे रखा था 5 mm। चलो, तो 5 mm है, 10⁻³ आ जाएगा, पर वो 10⁻³ इधर वाले डी में सब में आएगा, वो कट जाएगा, उसे मैं लिख ही नहीं रहा। 1/D, डी हो गया 5 mm माइनस टी कितना है 2 mm थिकनेस, और प्लस T/K, तो 2/K। ये आ गया सॉल्व करके, 5 से 5 कट गया, 1/4 इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 माइनस 2 3 बचा, प्लस 2/K इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी 4 आ गया, इसे उधर लेके जाएंगे तो 2/K इज इक्वल टू 1 बचा, तो K की वैल्यू आ गई बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, K की वैल्यू 2, तो आंसर आ गया K इक्वल्स टू, K इक्वल। अच्छा सवाल था, मैं इसे कहूँगा बढ़िया सवाल, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नोट कर लो, देख लो एक बार। पहले क्या हुआ कि बैटरी से कनेक्ट करे करे उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, जब बैटरी से कनेक्ट करे करे हम डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं ना, तो वो और चार्ज खींच लेता है बैटरी से, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज, तो वो कंसेप्ट आपको याद रखना, ठीक है। चलो हटाऊं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 94 का बी पार्ट। Two identical charged spheres are suspended by a string of equal length. The string makes an angle 37 with each other. When suspended in a liquid of density, the यार ये सेम क्वेश्चन वही जो अभी बताया था आपको कि ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले चैप्टर में करा रखा है, पिछले चैप्टर में मैंने इसको करा रखा है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है उसी का, आपको ये वहीं से करना है। चलो जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। बस एक वीडियो में और 100 के 100 कंप्लीट कर लेंगे, 95 कर लेते हैं, फिर उसके बाद
एक वीडियो और बना के 96, 97, 8, 99 और 100 वो पूरा कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। कहा है जरा समझते हैं। इसने दिया 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 25, 30 एंड 45 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो 3 कैपेसिटर हैं भाई साहब, C1, C2 और C3 वैल्यू दे रखी है इनकी, और तीनों को पैरेलल में लगा के हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी है 100 वोल्ट की, V की वैल्यू दे रखी है 100। C1, C2, C3 ये 25 दे रखा, ये 30 और ये 45। चलो ठीक है। अब पूछा है कि तीनों की मिला के जो एनर्जी है, तो पहले तीनों को मिला तो लो। पैरेलल में क्या होता है, सीधे ऐड हो जाते हैं, तो इनकी जगह लगा दिया हमने C इक्विवेलेंट। अब C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लो जब पैरेलल में सीधे ऐड हो गए, तो 25, 30, 45 हो गया 100, 100 माइक्रो फैरड। ये आ गया 100 वोल्ट की है बैटरी वोल्टेज, तो ये C इक्विवेलेंट आ गया, C इक्विवेलेंट 100 माइक्रो फैरड। इसके अंदर एनर्जी E दे रखी है, देखो पढ़ो। इन्होंने दिया कनेक्टेड टू सप्लाई 100 वोल्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन द अबव कॉम्बिनेशन इज ई। एनर्जी स्टोर इसके अंदर कितनी है, ई। तो जितनी इस एक के अंदर होगी तीनों के अंदर वही तो होगी, क्योंकि तीनों से मिलके ही तो ये एक बना है। तो इन तीनों के अंदर जो एनर्जी आ गई वो आ गई हाफ CV²। तो C इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज है V², तो जी ये एनर्जी। अब इससे आगे बढ़ो, व्हेन दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में तो स्टोर्ड एनर्जी इतनी है। अब इन तीनों को लगा देने वाले हैं हम बच्चों सीरीज में। सीरीज में लगाएंगे वही बैटरी 100 वोल्ट की, C1, C2, C3, ये आ गया 25, ये 30 और ये 45 का। ठीक है, तीनों के पास अब कितनी एनर्जी है, ऐड कर लो इन्हें भी ऐड कर लो। तो इनका C इक्विवेलेंट निकाल लो। C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, चलो निकाल लो इसे भी, 1/25 प्लस 1/30 प्लस 1/45। एलसीएम ऐसा जिसमें तीनों आ रहे हो 450 ले लो। इससे डिवाइड करेंगे तो 18, 30 से करेंगे तो 15 और इससे करेंगे तो 10। ये आ गया 4, 8 प्लस 5, 43 और बटे में 450, 1/C इक्वल। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 450 बटे 43 माइक्रो फैरड। चलो अब इनके पास जो एनर्जी होगी, इस अकेले के पास, इन तीन की जगह एक अकेला लग गया C इक्विवेलेंट डैश, तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो सोचो कितनी होगी, E डैश। तो वो एनर्जी होगी हाफ CV², लेकिन इस बार C कौन सा लेना, C इक्विवेलेंट डैश, C इक्विवेलेंट डैश कहो इसको, डैश कहो, क्योंकि पहले में भी C इक्विवेलेंट ले रखा, वो पैरेलल में थे, अब सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट डैश और वोल्टेज वही है V², ये E डैश। अब E डैश की वैल्यू इनके अकॉर्डिंग है 9/XE, E डैश की जगह रख दो 9/XE इक्वल्स टू हाफ C डैश इक्विवेलेंट V²। चलो 9/X, E की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी हमने बच्चों, ये रही हाफ C इक्विवेलेंट V², हाफ C डैश इक्विवेलेंट V², से V² कट गया, हाफ से हाफ कट गया, और ये आ गया इसके अपॉन में 9/X इक्वल्स टू C डैश इक्विवेलेंट बटे C इक्विवेलेंट। चेक करो ये बन गया। अब यहाँ से 9/X, C डैश इक्विवेलेंट की वैल्यू चेक करो कहाँ है, ये रही 45, 450 बटे में 43 और अपॉन में C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी, 100 ये आई थी। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से काट लो, 5 इंटू 5 से काटेंगे ये 2 आ जाएगा, और 5 से इसको काटो 9, फिर 9 से ये 9 कट गया, 1/X
इज इक्वल टू ये 2 ऊपर चला जाएगा, पर नहीं इसके बटे में 1 मान के यहाँ ये यहाँ, तो ये चला गया 1 बटे में 2 इंटू 43, तो 43 का हो गया 86 डबल, तो x इज इक्वल टू 86 आ। तो अच्छा सवाल था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं था, आसान से सवाल। चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं बच्चों। आई होप आप लोगों को इस सेशन में बहुत मज़ा आया होगा। क्वेश्चंस साथ साथ करते रहा करो, जैसे मैं कराने शुरू करता हूँ कॉपी खोलिए, साथ साथ क्वेश्चन करना शुरू कीजिए और देखते जाइए। आज थोड़ा वीडियो लेट हो रही है, उसके लिए सॉरी। कभी कभार हो जाता है यार, कोचिंग से आते हैं बहुत थक जाते हैं, सच्ची बताएं बहुत थक जाते हैं। आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ मैं, तो मतलब मैं थका हुआ रहता हूँ। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाकी कल करते हैं बच्चों, कल मिलते हैं। ओके।